अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फिजिक्स है उसमें 19 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, उसमें हमारा जो टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर के स्टार्ट में कि रिलेटिविटी क्या होती है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हों और इस तरीके से मूव कर रहे हों कि उन दोनों की स्पीड जो है वो डिफरेंट हो, तो उनके हम कहते हैं कि वो उनके दरमियान में रिलेटिव मोशन है। या अगर एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो या दोनों ही मूव कर रहे हों लेकिन डिफरेंट स्पीड के साथ, तो फिर हम कहते हैं कि उनके दरमियान में रिलेटिव मोशन है। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो फिर रिलेटिव मोशन नहीं होगी। तो इससे मुतालिक जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है उसके दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। एक इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या दूसरा जो है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स है। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को ही लेकर चलते हैं। तो उनमें से हमारा जो फर्स्ट एस्पेक्ट है, फर्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना, ये इनर्शियल फ्रेम से डील करती है। एक इसमें होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डील करती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। कोई भी बाउंड्री या कोई भी एक्सिस का सेट जिसके अंदर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें, कोई भी वर्क कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करता हो उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या तो वो रेस्ट पर होगा या वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड ना करता हो बल्कि उसका कुछ एक्सेलरेशन हो, उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारी जो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी है वो तो डील करती है विद द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो एक जनरल थ्योरी रिलेटिविटी है वो डील करती है विद द नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के अंदर जो हमारे पास्टुलेट्स हैं वो क्या हैं। एक तो ये कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं सारे वो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए सेम हैं। मतलब जो भी हम इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई करेंगे उनके सबके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे, चाहे वो रेस्ट पर हों चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों, उन सबके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे। उनके रिजल्ट्स अगर डिफरेंट होते फिर तो हम इजीली हम गेस कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पर है और कौन सा फ्रेम जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। लेकिन तमाम इनर्शियल फ्रेम्स के साथ, चाहे वो रेस्ट वाले हों चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड वाले हों, उन सब के लिए हम जब लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई करेंगे तो उनका सबका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। और दूसरा जो इसका पास्टुलेट है वो लाइट की स्पीड का है, जो कि हम फ्री स्पेस के अंदर जिसकी वैल्यू हम मैयर करते हैं। आप लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड होती है। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह इसकी वैल्यू जो है वो सेम है। तो जितने भी ऑब्जर्वर्स होंगे चाहे वो मोशन में हों चाहे वो रेस्ट पर हों, सबके लिए जो लाइट की स्पीड होगी वो सेम होंगी। ठीक है, तो ये जो दो पास्टुलेट्स हैं हमारे पास, ये मेन पास्टुलेट्स हैं जो कि स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के जो है पास्टुलेट्स काउंट किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को पेपर्स में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि आपने पास्टुलेट्स लिखने हैं स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के, तो आप इन्हीं दो पास्टुलेट्स को लिख के तो थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी है उसके हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम समराइज करते हैं। उनमें ये है कि अगर दो बॉडीज़ के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो, तो फिर अगर हम एक ऑब्जर्वर जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर किसी इवेंट का टाइम नोट कर रहा है, कोई टाइम इंटरवल नोट कर रहा है कि वो इवेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ और कब उसका एंड हुआ, तो उसको वो टाइम जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। एक्चुअली टाइम बढ़ता नहीं है, बल्कि एक्चुअली टाइम क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन जो जहाँ पे रिलेटिव मोशन होगी वहाँ पे टाइम जो है बढ़ा हुआ महसूस होगा। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। और ये इफेक्ट जो है जस्ट तब होता है जब रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि एक ऑब्जर्वर जो है वो खुद भी रेस्ट पर है और वो ऐसे कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि स्टेशनरी हो, उसके अंदर कोई इवेंट हो रहा है और वो उस इवेंट का टाइम इंटरवल जो है वो नोट कर रहा है। तो उस प्रॉपर टाइम को हम टी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उस टाइम को हम कहेंगे ये प्रॉपर टाइम है, एक्चुअल टाइम है, जो कि हम टी नॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टी के साथ छोटा सा हम जीरो लगा देंगे। और उसके बाद अगर वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर होगा, जो उस इवेंट को उसका टाइम इंटरवल नोट कर रहा होगा, उस वक्त जो ड्यू टू रिलेटिव मोशन उस इवेंट का टाइम इंटरवल वो नोट करेगा, उसको हम सिंपल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी और टी नॉट के दरमियान में जो रिलेशन है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी विल बी इक्वल टू टी नॉट ओवर √1 - v² / c²। इसमें जो नीचे वाली क्वांटिटी है 1 - v² / c² अंडर रूट, ये ज़ाहिर है 1 से लेस है क्योंकि v की वैल्यू जो है वो c से बहुत कम है।
तो वी का स्केयर जो है वो सी स्केयर से भी कम होगा। तो हम जब इस शॉर्ट सी वैल्यू को जो कि पॉइंट्स में आ रही होगी हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पॉइंट्स में होगा। तो टी नॉट को हम जब पॉइंट्स वाली किसी भी नंबर से हम चाहे वो 0.2 हो, 0.3 हो, 0.9 हो, जो भी नंबर होगा उससे हम टी नॉट को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर टी होगा वो टी नॉट से बड़ा आएगा। इसका मतलब है कि टी विल बी मच ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रिलेटिव मोशन की वजह से हमने टाइम इंटरवल फाइंड किया टी, वो एक्चुअल टाइम टी नॉट से ज़्यादा है, टाइम बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, जिसे हम कहते हैं टाइम डायलेशन इफेक्ट। ठीक है, एक्चुअली टाइम नहीं बढ़ता बल्कि हमें रिलेटिव मोशन की वजह से बढ़ा हुआ फील होता है। उसके बाद जो स्पेशल सेल्फ रिलेटिविटी है उसका जो सेकंड रिजल्ट है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेगा तो वो एक्चुअल लेंथ होगी, उसे हम प्रॉपर लेंथ करेंगे, उसको हम सिंपल एल नॉट से शो करेंगे। उसके बाद वही ऑब्जर्वर अगर मूविंग फ्रेम के अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेगा तो उस लेंथ को हम एल से शो करेंगे। तो एल और एल नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम शो कर सकते हैं एल विल बी इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें ये फैक्टर जो वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ज़ाहिर है ये 1 से कम है, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट्स में आएगा। उस पॉइंट वाले नंबर को हम जब एल नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एल नॉट को मज़ीद शॉर्ट कर देगा, तो एल का जो आंसर आ रहा होगा वो स्मॉलर होगा देन एल नॉट। इसका मतलब है कि जो रिलेटिव मोशन की वजह से जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं हमें जो डिस्टेंस मिल रहा है वो प्रॉपर लेंथ जो है एल नॉट उसके मुकाबले में छोटा होगा, एल विल बी लेस देन एल नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया इसमें। उसके बाद हमारे पास स्पेशल थ्योरी का एक और रिजल्ट है मास वेरिएशन। इसमें मास जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो इसमें भी जो हम प्रॉपर मास मेजर करेंगे जब दोनों चीज़ें यानी ऑब्जर्वर और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दोनों ही रेस्ट पर होंगे, उस वक्त जो हम मास मेजर करेंगे वो एम नॉट होगी। और जो बाद में हम मास मेजर करेंगे जब रिलेटिव मोशन होगी उस वक्त जो मास होगी उसको हम सिंपल एम से शो करेंगे। तो इन दोनों का जो रिलेशन है एम विल बी इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी ये फैक्टर जो है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये पॉइंट्स में है तो ये डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से एम जो है उसकी वैल्यू एम नॉट से बड़ी होगी। मतलब मास जो है वो रिलेटिव मोशन की वजह से जो है वो ज़्यादा होगी। एम विल बी इक्वल टू लार्जर देन एम विल बी लार्जर देन एम नॉट। ठीक है, तो इसमें देखें कि अगर हम सी की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सी समथिंग और इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो होता है, 1 माइनस ज़ीरो जो है 1 ही आएगा, तो इस केस में एम विल बी इक्वल टू एम नॉट। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे अगर अगर हम v की वैल्यू को c के इक्वल कर दें तो फिर c ओवर c जो होगा 1 होगा, 1 माइनस 1 जो होगा वो 0 होगा, और इस इक्वेशन में एम नॉट ओवर जीरो जो है वो इन्फिनिटी आएगा, तो उस केस में मास जो है इन्फिनिटी होगी। तो एक्चुअली जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की मास इन्फिनिटी नहीं होती, इसका मतलब है एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सी की वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर सकता, उसकी वेलोसिटी जो है वो सी के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी जो स्पीड होगी वो सी की वैल्यू से कम ही होगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट इसका रिजल्ट है एनर्जी मास रिलेशन। इसमें यह है कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। ई एन इज इक्वल टू एम सी स्क्र, इसमें सी जो है वो तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ई और एम का आपस में रिलेशन है, वो दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कोयला जो है वो मास है, उसको हम जब जलाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ई में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी फिनोमिना हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आगे जाके हम देखेंगे। उसमें आप देखते हैं कि कुछ ऐसे फिनोमिना भी हैं जैसे मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, या इसमें एनिलेशन ऑफ एनर्जी है। तो उसमें आप देखते हैं कि एनिलेशन ऑफ मैटर सॉरी, तो उसमें आप देखते हैं कि जो एनर्जी है फोटॉन वो मास में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, यानी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, सिमिलरली जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो रही है। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो सिंपल, उसकी मास एम होगी, तो उस वक्त जो उसकी एनर्जी होगी वो इज इक्वल टू एम सी स्क्र होगी, और जो उस बॉडी की जो रेस्ट मास है अगर वो एम नॉट हो तो उस वक्त जो उसकी एनर्जी होगी ई नॉट, वो ई नॉट विल बी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्र। तो इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी से शो करेंगे, जिसके साथ वो बॉडी जो है मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ई स्क्र ई माइनस ई नॉट यानी एम सी स्क्र माइनस एम नॉट सी स्क्र। इसमें से हम सी स्क्र जो है वो कॉमन लेंगे तो ये आएगा एम माइनस एम नॉट ब्रैकेट के बाहर सी स्क्र। तो हम अगर मास का डिफरेंस फाइंड करते हैं जिसको हम एम माइनस एम नॉट इसको हम डेल्टा एम से शो करते हैं, तो डेल्टा एम को अगर आप अलग करते हैं तो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी
या डेल्टा ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि डेल्टा एम की वैल्यू को इसमें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सी जो है उसकी वैल्यू बहुत लार्ज है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो इसमें आएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻16। तो 10 के पास 16 बहुत लार्ज अमाउंट है, तो डेल्टा एम और सी स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज होगी तो डेल्टा एम की वैल्यू जो है उसके मुकाबले में बहुत स्मॉल होगी। तो हमारे लिए इसको इजीली मेजर करना जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी चेंज होगी मास को हम किसी हद तक कुछ ना कुछ मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है मास या तो बॉडी की इंक्रीज हो जाएगी, इसको हम मेजर कर सकते हैं, या उस बॉडी के अंदर जो चेंज इन द एनर्जी है इसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी उसके अंदर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वो मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मास जो है इसकी इंक्रीज होगी एनर्जी की वजह से। तो ये जो है सारा इफेक्ट जो है इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। तो स्टूडेंट्स ये 4 हमारे पास रिजल्ट्स हैं स्पेशल रिलेटिविटी के, और 2 इसके पोस्टुलेट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आप लोगों ने अच्छी तरह इसको क्लियर करना है। इस लेक्चर को बार बार सुनें ताकि आपको ये सारा क्लियर हो, इसको याद करें, तैयार करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई उनको आप लोग शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मेरा कोई नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।